अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं फिजिक्स एमसीक्यू। और ये सीरीज ऐसे नहीं कि सीधी आपको एमसीक्यू होगी, इसमें पूरे हर एक क्वेश्चंस की आपको डिटेल बताई जाएगी, जिससे कि आपको रट्टा मारना ना पड़े। आप वीडियो देखते ही सारे के सारे क्वेश्चंस को और इनसे जुड़े और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से अपने आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी, अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, त्वरण 2 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, या भार 2 गुना हो जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अब इसका आप आंसर कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास जो गतिज ऊर्जा होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी, इसका सूत्र हमारे पास होता है हाफ एम ओ वी स्क्वायर। मैंने यहाँ पे बी को क्या लिखा है, v1 लिखा है, क्योंकि हमारा पहला वेग था। अब यहाँ पर जो वेग हो गया वो हो गया है दुगना। तो अब 2 गुना जो अब हमारा वेग होगा वो पहले वेग का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको 2v1 लिख दिया, ठीक है। अब जब हम इसको काइनेटिक एनर्जी में डालेंगे, यानी गतिज ऊर्जा निकालेंगे, तो देखो हाफ एम एज इट इज आ जाएगा, और v यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2v1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2v1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पर हमारी, तो क्या हो जाएगी हाफ एम, और ये क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो 4 हो जाएगा, और v1 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, देखिए 4, यहाँ पर मैं 4 लिख दूँ, और हमारे पास जो अब बचेगा हाफ एम v1 का स्क्वायर ये बचेगा। और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू पहले वाली काइनेटिक एनर्जी की है, जब इसका वेग कितना था, सिर्फ और सिर्फ v1 था। तो ध्यान रख लेना है आपको। तो यहाँ पर देखिए 4 आ गया ना, तो कितनी गुनी हो गई है, 4 गुनी हो गई है। तो किसी की भी, यानी अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाता है, तो ध्यान रखना है उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुनी हो जाएगी। ऐसे अगर वेग को 3 गुना आप करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 9 गुनी। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर करके लिख देना है। अगर आप वेग को 4 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। ऐसे अगर आप वेग को आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, नंबर 1 है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। देखिए पदार्थ जो होता है जितना शरीर में रहता है उतना ही रहता है, यानी देखिए हाथ पैर या कुछ कम नहीं होता है, पदार्थ उतना ही रहता है। दूसरा है भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा कि भार जो है घट जाता है, लेकिन उसकी जो मात्रा होती है वो अपरिवर्तित रहती है, यानी पदार्थ की मात्रा। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पर देखिए भार क्या होता है, W = mg। m होता मास यानी कि द्रव्यमान, और देखिए मास क्या होता है, द्रव्यमान, कहीं भी चले जाए नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, ठीक है। और g होता है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण। तो अब भार निकालने के लिए अब पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ध्यान रखना है, वो चंद्रमा का यानी कितना होता है, 6 गुना होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का जो वेट है पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर वही वेट जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, WM लिख दूँ, 100N हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 हो जाता है, यानी 1/6 गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, भार जो है घट जाता है, क्योंकि यहाँ पे जी का मान क्या हो जाता है, जो 9.8 है, तो चंद्रमा पर वो 6 हो जाता है, ठीक है। यानी पृथ्वी पर जो जी का मान होता है वो 9.8 होता है, और यही जी का मान चंद्रमा पर जाने के बाद 9.8/6 हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इसका भार घट जाता है, क्योंकि भार जो होता है डिपेंड करता है किस पर, द्रव्यमान पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। तो त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है, तो चंद्रमा पर भार घट जाता है, लेकिन पदार्थ की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, जितना आप यहाँ से लेके जाएंगे उतना ही होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नंबर 3। जब नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अब देखिए इसका रीजन क्या होता है, कोई भी चीज़ किसी लिक्विड पे क्यों तैरती है, सीधा सा जवाब होता है घनत्व के कारण, ठीक है। अगर लिक्विड का घनत्व ज़्यादा है और जिस चीज़ को आप तैरा रहे हैं उसका घनत्व कम है, तो वो क्या करेगी, उस पर तैर जाएगी, है ना। अगर घनत्व जिस चीज़ को आप रख रहे हैं उसका ज़्यादा होगा तो वो लिक्विड में डूब जाएगी। तो अब होता क्या, जैसे ही नदी और समुद्र, जहाज नदी से समुद्र में एंटर करता है, तो समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो क्या होता है,
नदी के पानी से ज़्यादा होता है। उसका रीज़न होता है कि उसमें बहुत सारे खनिज वगैरह होते हैं, लवण वगैरह होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा NaCl ही होता है, तो ये भी तो एक लवण होता है और समुद्र में काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसके कारण समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो बहुत मतलब नदी की तुलना में ज़्यादा होता है, और घनत्व ज़्यादा होने के कारण जो जहाज होता है वो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 है जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि अब देखिए एक बात तो हमें पता है, जब जाड़े की रातें होती है बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो पानी क्या होता है, पाइपों में जम जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस कई सारे हैं, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही होगा। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर क्या होता है, जल का आयतन बढ़ जाता है। अभी तो आपने बुक्स में पढ़ रखा होगा कि आयतन बढ़ जाता है, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि बढ़ क्यों जाता है। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ कि जमने के बाद पानी का या जल का आयतन बढ़ क्यों जाता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए सबसे पहली बात कि जल में होते हैं हाइड्रोजन बंध। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ बनाकर। इस तरह से देखिए H होता है, ये O होता है और ये H होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसकी ओर को जाते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की ओर को, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद दूसरा अणु आ जाता है ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। ऐसे ये नीचे को जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन होता। यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये ऐसे ही जुड़े होते हैं। अब इस पर आंशिक धनावेश होता है और इस पर आंशिक ऋणावेश। ये आंशिक धनावेश किस पे आता है और आंशिक ऋणावेश किस पर आता है, ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी ध्रुवीय बंध बनते हैं ना। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की विद्युत धात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो बंध होता है इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो देखिए अब ऋणावेश और धनावेश के बीच क्या बनता है, एक आकर्षण बंध होता है, ये यहाँ से आकर्षण बंध। और ये जितने भी आकर्षण बंध बनते हैं, इन्हीं जो आकर्षण बंध बोलते हैं, इन्हें कहते हैं हाइड्रोजन बंध, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए यहाँ से यहाँ को, ये यहाँ से यहाँ को और ये यहाँ से यहाँ को और ये यहाँ से यहाँ को, एक स्पेस बन जाता है, ये जगह बन जाती है। और इस जगह को कहते हैं वायुकोश। क्या कहते हैं इसको, वायुकोश। यानी कि जो जल का स्ट्रक्चर होता है उसमें हाइड्रोजन बंध होते हैं, और जब ये जमता है तो ये वायुकोश क्या होते हैं, एज इट इज रह जाते हैं। मतलब इनमें क्या आ जाती है, वायु आ जाती है। तो घनत्व का मतलब घनापन आप अमूमन समझ सकते हैं। तो अब ये जो होती है ये एक दूसरे के ये जो लेयर्स होती है पास नहीं आ पाती हैं, और पास नहीं आने के कारण तो आपने देखा होगा बर्फ़ जब जमती है तो इसी वायुकोश के कारण क्या होती है, बर्फ़ फैल जाती है, यानी बर्फ़ का जो आयतन होता है जमने पर वो फैल जाता है। और यही कारण होता है कि बर्फ़ पानी पर भी तैरती है। तो जमने पर क्या होती है, जल का आयतन बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण क्योंकि लिक्विड पूरा पाइप भरा होता है, अब जगह नहीं मिलती है तो पाइप क्या होती है, फट जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है। देखिए इसकी सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है। आपने देखा होगा ऐसे एक क्वेश्चन आता है कि भाई रेल की पटरियों पर ये जो लगाए जाते हैं डिवाइडर क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर ये नहीं होंगे तो अगर रेल का वजन पूरा इन पे आ जाएगा तो ये नीचे को धंस जाएंगी। अब ये लगाने के बाद क्या होता है, जो रेल का जो दाब होता है, जो बल होता है, यानी जो दाब होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आप एक सुई ले नुकीली, उसको अपने हाथ पर चुभोएंगे तो अब उसका क्षेत्रफल कम है तो दाब आप पे ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा लगेगा यानी बल ज़्यादा लगेगा तो वो आपको दर्द करती है। लेकिन वहीं अगर आप एक मोटी लकड़ी को या एक मोटी सुई को लेंगे हाथ पर तो उसके मुकाबले वो कम आपको दुख देगी। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने के कारण दाब कम हो जाता है। ठीक है, तो पहला इसका सही जवाब होगा, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 में यहाँ से कहा गया है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर क्यों फट जाता है। देखिए गुब्बारा कुछ इस तरह से फूलने के बाद हो जाता है ना, ये गुब्बारा हो गया है। अब जब हम वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, देखिए बाहर से लगता है, इस पर एक फोर्स लगता है ना। अब यहाँ पर जो ये फोर्स लगता है, जब हम अंदर से हवा एंटर करते हैं तो अंदर वाली हवा भी इसकी सतह पे क्या लगाती है, एक दाब लगाती है ना। अब जैसे ही हम गुब्बारे को ऊपर छोड़ते हैं, इस गुब्बारे को हम छोड़ देंगे है ना, क्योंकि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा है, तो ऊपर छोड़ने के कारण क्या होता है, अब जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता जाता है तो वायुमंडल दाब कम हो जाता है। तो देखिए जब नीचे ये बाहर वाला दाब कम हो जाता है तो अंदर वाला दाब तो एज इट इज है, वो तो कम हुआ नहीं है, तो ये इसको फैलाने लगता है। और फैलाने के कारण क्या होता है, क्योंकि बाहर वाला दाब कंटिन्यूसली कम हो जाता, अंदर वाला बढ़ता जाता है, तो अंदर वाला बढ़ने के कारण, फैलने के कारण क्या होता है, फट जाता है। तो इसलिए ऊपर जाकर ये फट जाता है। इसका रीजन क्या होता है कि वायु दाब क्या होता है,
घट जाता है। ऊंचाई पे जाने से वायुमंडल दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन अंदर का उतने जाता है तो गुब्बारा क्या होता है, ऊपर जाकर फट जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उत्प्लावकता से संबंधित कौन से वैज्ञानिक हैं? आर्किमिडीज है, सभी जानते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को, है ना, या किसी वस्तु को किसी लिक्विड में पूर्ण आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वो ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है। तो ये क्या है, हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन से हैं? आर्किमिडीज हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो ऑप्शन से उसका भार बढ़ जाता है, घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। तो उसका सही जवाब मैं आपको करा चुका हूँ, उसका भार क्या होता है, घट जाता है। क्यों? क्योंकि W इज इक्वल टू mg होता है। भार इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे गुरुत्व त्वरण, और जो g का मान होता है चंद्रमा पर पृथ्वी पर होता 9.8, तो चंद्रमा पर इसका 6 गुना होता है। तो भार क्या होता है, 6 गुना कम हो जाता है, मतलब भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, वस्तु को गर्म करने पर वस्तुओं के उसके अणुओं की, देखिए चाल हो जो है ना, बढ़ जाती है। उसका रीजन ये है कि उसमें जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो गर्म करने पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, वो बढ़ जाती है। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अणु जो है गति तेजी से करने लगते हैं, मतलब उनकी चाल भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु की चायदानी, अब देखिए चाय कैसी होती है, गर्म। अब अगर आप चायदानी में, ठीक है, आप क्या करेंगे, स्टील का ही हैंडल लगा देंगे, है ना। तो अब क्योंकि क्या होता है, जो स्टील, मान लीजिए स्टील या किसी मेटल का आपने क्या लगा दिया, उसमें हैंडल लगा दिया। अब चूंकि जो धातु होती है वो तो ऊष्मा की चालक होती है, तो चाय गर्म होगी, चाय का जो प्रवाह होगा वो कहाँ होगा, इस पूरे जग में होगा, और इससे कहाँ हो जाएगा, यहाँ। तो ये हैंडल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के कारण इसको पकड़ने में दिक्कत होगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है, लकड़ी, क्योंकि लकड़ी क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है, वो ऊष्मा का क्या है, प्रवाह नहीं होने देती है, इसलिए उसमें लकड़ी के लगाए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं 10 क्वेश्चंस। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग को भी देखने में प्रॉब्लम होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यानी कि 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया पूरी डिटेल के साथ, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे आने वाले हैं 11 से 20 नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, कल आपको भी वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई सुझाव या शिकायत देना है तो आप कमेंट कर दीजिए, और बाकी बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है ट्रिक के साथ, या मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हैं। ट्रिक से देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।